नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी की खास पेशकश वारदात में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस, जिसकी सुनवाई कोटद्वार की एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रही है और आज की खबर का शीर्षक है अंकिता भंडारी का वो आखिरी कॉल जिसने आरोपियों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। और ये मुकदमा कोटद्वार के कोर्ट में चल रहा है, इसका ट्रायल चल रहा है और इसमें बहुत जल्द आने वाले 2-3 महीनों के अंदर फैसला आ जाएगा। चलिए फिर हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, ये पूरी जो खबर है, ये एसआईटी द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट यानी जांच रिपोर्ट पर आधारित है। कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान जो कुछ बयान हुए, जो कुछ कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के दौरान अंकिता भंडारी की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों के साथ हमारी बातचीत जो हुई है उस पर आधारित है। यानी कि ये जो पूरा वीडियो है, जो पूरी खबर है वारदात, इसमें हम भावनात्मक रूप से कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी के माता पिता क्या कहते हैं, लोगों की भावनाएं क्या कहती हैं, राजनीतिक दल क्या कहते हैं और अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वो तमाम लोग क्या कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मामला कोर्ट में है और इसकी अगली तारीख 29 मार्च है। चलिए फिर आपको हम बताते हैं पूरी खबर एक कानूनी पहलू से। यानी पूरी खबर जो हमारी है वो कोर्ट की कार्रवाई पर आधारित है और ये पूरा एक कानूनी पहलू हम आपको बता रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं खबर। वारदात अंकिता भंडारी का 18 सितंबर को किया गया आखिरी कॉल। संभवतः ये एकमात्र आवाज़ थी जो पुष्पदीप उसके बॉयफ्रेंड ने सुनी और इस कॉल के बाद इस पूरे केस में एक ऐसी मजबूती आई कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलने की उम्मीद आज भी कोटद्वार कोर्ट में बरकरार है। और इस केस की जो सुनवाई चल रही है, इस केस का जो ट्रायल हुआ है, इसकी जो कोर्ट में गवाही हुई है, बयान दर्ज हुए हैं, तो ये मानकर चलिए आपकी इस केस में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको आप कुदरत का इंसाफ भी कह सकते हैं। और वो आखिरी कॉल जिसने इस केस को अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। 18 सितंबर 2022 की शाम को अंकिता भंडारी जब अपने रूम में थी तो अचानक वो अपने रूम से बाहर बालकनी में आ गई। बालकनी में आने के बाद वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी और जब वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी तो पूरे रिजॉर्ट में एक किस्म से कह सकते हैं आप सभी लोगों ने इस घटना को देखा। और इसी घटना के दौरान पुलकित आर्य बाहर आया और उसने अंकिता भंडारी को खींचकर कमरे के अंदर धकेल दिया। ये पूरी घटना कोटद्वार कोर्ट के एडीजे रीना नेगी की अदालत में गवाहों के बयान में दर्ज है। 18 तारीख के शाम 5 बजे की ये घटना है और इसके थोड़ी देर बाद ही फिर जो कुछ हुआ उसके बाद अंकिता भंडारी कभी इस रिजॉर्ट में नहीं लौटी। तो 5 से 6 बजे के बीच जब अंकिता भंडारी हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी तो तमाम जो होटल का स्टाफ था वो भी भौचक्का रह गया और पुलकित आर्य ने इसको भांपते हुए अंकिता भंडारी को रूम के अंदर धकेल दिया। थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग रिजॉर्ट से बाहर निकल आए। संभवतः ये वो दिन था जिस दिन पुलकित आर्य ने सीधे अंकिता भंडारी को कहा कि कोई वीआईपी आने वाला है। जैसा अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में अपने दोस्त बॉयफ्रेंड पुष्पदीप को कहा कि मुझे किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है। वीआईपी का मामला कोटद्वार कोर्ट में है नहीं, तो चार्जशीट में भी नहीं है, तो इस पर तो हम बात नहीं करेंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग निकल गए रिजॉर्ट से बाहर। संभवतः अंकिता भंडारी पुलकित आर्य या सौरभ भास्कर के साथ जाने को तैयार नहीं थी, तो अंकित गुप्ता की बाइक में निकली। अंकित गुप्ता की बाइक में अंकिता भंडारी और एक स्कूटी में पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर रिजॉर्ट से बाहर निकल गए। बाहर जाते जाते उन्होंने जो सैफ होटल के थे मनवीर चौहान, उनको कहा कि 4 लोगों का खाना बना देना। संभवतः ये 6 बजे के बाद की घटना है। 6 बजे बाद जब ये चारों निकले चीला बैराज की ओर, एक सुनसान बैराज की ओर, और बैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरों में ये कैद हो गया कि भाई 4 लोग इस बैराज से गुजर रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि क्या पुलकित आर्य सौरभ भास्कर अंकित गुप्ता को मालूम था कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं जहाँ पे एक गुनाह होने वाला है। ये जो वीडियो है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उनको जानकारी थी या नहीं थी ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बहुत तनावपूर्ण माहौल था और निश्चित तौर पर पुलकित आर्य का अंकित गुप्ता के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो झगड़े के दौरान जो बातचीत हुई तो ये माना गया कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में हो रही गतिविधियों की बात सार्वजनिक कर सकती है। तो फिर ये चारों लोग निकले, चीला बैराज की सुनसान जगह में पहुंचे और इसी दौरान
अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त पुष्पदीप को कहा कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तो फिर पुष्पदीप घबरा गया। उसने कहा क्या हुआ, पूरी बात जानने की कोशिश की। तो अंकिता भंडारी ने पुष्पदीप को कहा, आखिरी कॉल थी अंकिता भंडारी की कि मैं तुम्हें होटल पहुंच के फ़ोन करूंगी। जब पुष्पदीप ने उन्हें फोर्स किया तो फिर अंकिता भंडारी ने कहा कि सब लोग यहाँ पर आसपास ही हैं, मैं इस समय कुछ नहीं बता सकती, जब मैं रिजॉर्ट पहुँचूंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। और ये आखिरी कॉल अंकिता भंडारी की थी जो पुष्पदीप को की गई। इसी कॉल के बाद जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से जो तीनों आरोपी हैं आज भी जेल में हैं। मुकदमा चल रहा है। 29 मार्च को आखिरी तारीख है। 3 महीने के आसपास समय लग सकता है कि जब अंकिता भंडारी में केस में कोर्ट द्वार में फैसला आ जाएगा। तो इस आखिरी कॉल से क्या कुछ बदला और क्या अंकिता भंडारी केस में कुदरत का भी कुछ ऐसा इंसाफ है जो दिखाता है कि वाकई अंकिता भंडारी केस में इंसाफ मिलने की उम्मीद कम से कम कोर्ट द्वार के एडीजे कोर्ट में है। वैसे तो हमारे देश में ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं होती हैं जब लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं और घटनाएं होती हैं लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हो पाती और कई बार आरोपी सीधे सीधे बच जाते हैं। गवाह नहीं होते हैं या वकील मजबूत नहीं होते हैं या साक्ष्य नहीं होते हैं। चाहे आप इसको दूसरी तरह से ये भी समझ सकते हैं कि अगर रसूखदार लोगों पर आरोप है तो उनके लिए इस तरह के आरोप लगते आए हैं न्यायपालिका पर कि रसूखदार लोगों को आसानी होती है साफ साफ बचने में। तो इस केस में अंकिता भंडारी ने जो कॉल किया था आखिरी पुष्पदीप को, जब पुष्पदीप को लगा कि अंकिता भंडारी ने पहले उनको कहा था कि उसको किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है और जब अंकिता भंडारी ने ये आखिरी कॉल किया तो ये कहा कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। तो फिर पुष्पदीप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, तकनीकी जानकार थे, तो उन्होंने इसके बाद के पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया अपने फ़ोन में और सारी जानकारियां जो उन्होंने एकत्र की और उनकी जानकारियां यानी डिजिटल एविडेंस के बदौलत ये साबित हो पाया कि वाकई जो घटना हुई उसमें तीनों आरोपियों की भूमिका बहुत बड़ी है, संदिग्ध है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आखिरी कॉल थी, इस कॉल के बाद जितनी भी बातचीत हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ टेलीफोनिक मोबाइल फ़ोन पे, उसको रिकॉर्ड कर लिया पुष्पदीप ने और ये ही रिकॉर्ड और पुष्पदीप की गवाही कोर्ट द्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस को मजबूती प्रदान कर रही है। तो क्या हुआ, चलिए उसके बाद जैसा कोर्ट में एसआईटी की जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें बताया गया है। दरअसल ये तीनों लोग चीला बैराज पर पहुंचे और चीला बैराज में पहुंचने के बाद रात के 9 बजे से थोड़ा पहले ये लोग चीला बैराज से वापस आ गए। तो वन विभाग की सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि ये 4 लोग गए थे, 3 लोग वापस आए। 3 लोग जब वापस आए तो इन्होंने जो शेफ मनवीर चौहान से खाना लगाने के लिए कहा, तीनों ने खाना खाया। मनवीर चौहान ने कहा कि इन्होंने मनवीर चौहान को कहा कि आप हमारा खाना लगा दो और अंकिता का खाना पैक कर दो। तो मनवीर चौहान ने कहा कि क्या मैं मैडम को खाना दे के आ जाऊं। इस तरह की बात हुई और पुलिस ने जब इनसे आरंभिक पूछताछ की तो इन्होंने तीनों ने एक ही बात कही कि हम लोग गए थे घूमने के लिए, हम लोग आए थे, अंकिता भंडारी अपने रूम में थी, अंकिता भंडारी के फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, इसलिए जो पुलकित आर्य ने अपना फ़ोन दे दिया था अंकिता भंडारी को। और इनका ये कहना था, तीनों के तीनों आरोपियों ने एक ही कहानी सुनाई कि सुबह जब हम उसके कमरे में गए तो अंकिता भंडारी वहाँ पर नहीं थी। तीनों ने एक कहना था तीनों का कि जब वो बैराज में गए थे तो वो 4 के 4 वापस आए थे, अंकिता भंडारी अपने रूम थी, हमने उसको खाना दिया और खाना देने के बाद हम वापस आए। सुबह जब अपना फ़ोन लेने गया पुलकित आर्य या अंकित गुप्ता तो फिर अंकिता भंडारी अपने रूम में नहीं थी। दरअसल अंकिता भंडारी तो 18 सितंबर की शाम को ही वापस लौटी नहीं और मनवीर चौहान ने अपने बयान में ये कहा है कोर्ट में, जो सैफ हैं, कि जब वो वापस आए तो 4 नहीं थे, 3 ही थे, चौथे का खाना पैक जरूर किया गया, लेकिन बाद में जब पूरी सख्ती से पूछताछ हुई तो फिर तीनों ने ये कबूल किया है कि उन्होंने शराब पी थी। चीला बैराज में अंकिता भंडारी के साथ उनकी बहस हुई थी और उन्होंने उसे चीला नहर में धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। ये बयान तीनों आरोपियों ने पुलिस की जांच में दिया है, लेकिन आप सब लोग ये जानते हैं कि पुलिस में दिए गए बयान को कोर्ट में साबित करना इतना आसान नहीं होता। और इसमें कुदरत का इंसाफ यही है कि अंकिता भंडारी की लाश 18 तारीख की रात के बाद 4 दिन बाद बरामद हुई और 4 दिन बाद ये लाश बरामद हुई जब पब्लिक का दबाव बढ़ गया, सरकार को लगने लगा कि ये मुद्दा बहुत
ही ज़्यादा गर्माता जा रहा है। तो फिर तलाश की गई और जिस तरह से सख्ती से पूछताछ हुई तो तीनों ने कबूल किया कि उनका आपस में कुछ झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी और उन्होंने अंकिता भंडारी को धक्का दे दिया नहर में और उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अंकिता भंडारी की लाश की बरामदगी बहुत ज़रूरी थी और 4 दिन हो चुके थे अंकिता भंडारी की मौत को और इसे कुदरत का इंसाफ कह सकते हैं आप कि एनडीआरएफ की तमाम टीमों ने उसकी लाश को खोजने की कोशिश की लेकिन वो लाश मिली नहीं। 4 दिन बाद अंकिता भंडारी की लाश मिली घटनास्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर। यानी जिस जगह ये घटनाक्रम हुआ उससे 8 किलोमीटर की दूरी पे बैराज के संभवतः आसपास ये लाश कहीं फंस गई। तो कुदरत का ये बहुत बड़ा न्याय कहिए आप कि 4 दिन के अंदर लाश सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाई। अगर ये लाश वाकई बह जाती और मीलों का सफ़र तय करती और लाश बरामद नहीं होती तो फिर जो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की थी जिसमें कबूल तो कर लिया गया था आरोपियों के द्वारा कि हमने उसको धक्का दे दिया, उसकी मौत हो गई, तो फिर कोर्ट में लाश न मिलने की स्थिति में इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता क्योंकि पुलिस में दिए गए बयान को कोर्ट में मुकर जाते हैं आरोपी। तो दरअसल इस मामले में कुदरत का भी करिश्मा है और जिस तरह से पुष्पदीप ने आखिरी कॉल के बाद सर्च करना शुरू किया, फ़ोन करना शुरू किया तो अंकिता भंडारी का फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। फिर पुष्पदीप ने इसके बाद इन तीनों लोगों को फ़ोन किया, कभी फ़ोन नहीं उठा, कभी फ़ोन उठा, तो फिर आखिर में पुलकित आर्य ने ही कह दिया कि पुष्पदीप तुम्हारा ही रोल है अंकिता भंडारी को गायब करने में। तो इस तरह से ये मामला एक फ़ोन कॉल के बाद पुष्पदीप को अलर्ट करने का काम कर गया। यानी कि अंकिता भंडारी ने जब आखिरी कॉल की कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और मैं तुमको होटल जाके फ़ोन करूँगी, तो अंकिता भंडारी तो कभी लौटी नहीं उस बैराज से। लेकिन पुष्पदीप को संभवतः इस तरह का अंदेशा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते जो भी हो सकता था इन तमाम चीज़ों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने पुलकित आर्य से क्या बात की, सौरभ भास्कर से उनकी क्या बात हुई और सारी जानकारियां जब कैद हो गई तो उसके बाद पुष्पदीप को कोटद्वार न्यायालय में गवाही के लिए भी बुलाया गया और अंकिता भंडारी केस की पैरवी कर रहे तमाम वकीलों का मानना है कि अगर पुष्पदीप इन तमाम गतिविधियों को अपने फ़ोन में कैद नहीं करते और बतौर गवाह कोर्ट में नहीं आते तो फिर इस मामले में बहुत ही मुश्किल हो जाता साबित करना क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था घटना का और लाश का मिलना ही इस केस में एक बहुत बड़ी ऐसी वजह बनी जिससे तीनों ही आरोपियों ने जो पुलिस को बयान दिया था शुरुआत में वो सारे बयान झूठे साबित हुए और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला बन गया जिसकी गूंज हर तीसरे चौथे दिन उत्तराखंड में सुनाई देती है। चाहे राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करें, चाहे संगठन इस्तेमाल करें, लेकिन आज भी अंकिता भंडारी केस की जो बात होती है हर दूसरे तीसरे दिन उत्तराखंड में होती है। लेकिन अगर अंकिता भंडारी नहीं करती वो आखिरी कॉल तो फिर संभवतः पुष्पदीप भी 18 सितंबर तक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते। हो सकता है 19 तारीख तक करते जब तक मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका होता। तो एक तो इस केस में आखिरी कॉल के बाद पुष्पदीप एक्टिव हो गए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने तमाम जो गतिविधियां थी उनको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इन्हीं डिजिटल एविडेंस की बदौलत ये साबित हुआ कि गुनाह हुआ है और गुनाह को छुपाने के लिए बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई। 19 तारीख को जब दबाव बढ़ा तो फिर पुलकित आर्य ने पटवारी के पास जाके अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, थाने में भी रिपोर्ट लिखाई गई। लेकिन चूंकि जिस तरह की बातचीत हो चुकी थी पहले ही फ़ोन में तो फिर ये मामला सरकार को ये देखते हुए कि ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो रही है। चूंकि जो लड़की थी 19 वर्षीय वो पहाड़ की रहने वाली थी और जिस तरह से लोगों में गुस्सा था, रोष था, तो फिर पुलिस ने इसमें कार्रवाई की, तीनों को गिरफ्तार किया, सख्ती से पूछताछ की पूछताछ की। लेकिन ये आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस में जो गवाही होती है, जो बयान देते हैं आरोपी, कोर्ट में मुकर जाते हैं। कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होता है कई बार इस तरह के मामलों में जहाँ पे हत्या होती है, बलात्कार होते हैं और लास्ट में गवाह न होने की वजह से कहें या साक्षी न होने की वजह से कई बार इंसाफ नहीं मिल पाता। इस केस में आखिरी कॉल के बाद पुष्पदीप एक्टिव हुए और उन्होंने पूरा घटनाक्रम कोर्ट में भी बताया और उनकी जो व्हाट्सएप चैट्स है, उनकी जो कॉल डिटेल है, जो उन्होंने बातचीत की इस घटना होने के बाद जब उनको लगा कि अंकिता भंडारी का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा है, तो उन्होंने जो भी बातचीत हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को अपने
टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया गया और अदालत में इन्हीं डिजिटल एविडेंस की बदौलत या पुलिस ने भी इस केस में पुष्पदीप की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसकी हेल्प ली और इसी वजह से आज ये मामला कोटद्वार कोर्ट में चल रहा है ट्रायल। उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर इसमें फैसला आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी की आखिरी कॉल के बाद जिस तरह पुष्पदीप अलर्ट हो गए और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को अपनी तकनीक के ज्ञान की बदौलत रिकॉर्ड किया और वही दस्तावेज एक ऐसा सबूत बन गया जिसको पुलिस ने भी हेल्प ली और जिसको कोर्ट में भी पेश किया गया। पुष्पदीप की गवाही भी हो चुकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि 2-3 महीने के अंदर अंकिता भंडारी केस में फैसला आ जाएगा। कोटद्वार की एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रहे केस की अगली तारीख है 29 मार्च और 29 मार्च को इसमें कार्रवाई होगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक पहाड़ की बेटी जिसके साथ इस तरह की घटना हुई उसको इंसाफ मिलेगा। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि एसआईटी की जो चार्जशीट है भले ही उसमें वीआईपी का मामला न हो, लेकिन तीनों आरोपियों के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, पर्याप्त डिजिटल एविडेंस है, मेडिकल रिपोर्ट है और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 4 लोग चीला बैराज से गए थे, वापस जब लौटे तो 3 ही थे। और जिस तरह की बात वनंतरा रिजॉर्ट में कही गई सैफ को कि भाई अंकिता भंडारी कमरे में हम उसको खाना देने जा रहे हैं, तो उस तरह की मौजूदगी उसकी नहीं थी। इसका बहुत सारा जो प्रमाण है वो कोर्ट में दिया जा चुका है, सारे गवाहों के बयान हो चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अंकिता भंडारी केस में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उस आखिरी कॉल ने पुष्पदीप को भी अलर्ट किया। और ये कुदरत का करिश्मा कहिए आपकी, 4 दिन के बाद अंकिता भंडारी की जब लाश मिली तो घटनास्थल से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर उसको बरामद कर लिया गया। लेकिन अगर इन 4 दिनों के दौरान ये लाश मीलों का सफ़र तय कर लेती तो फिर कोर्ट में इस बात को साबित करना ही असंभव हो जाता, क्योंकि जब लाश ही नहीं मिली तो फिर वही बात हो जाती जो पुष्पदीप बता रहे हैं या जो पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता कहानी सुना रहे थे उस कहानी को मान लिया जाता। और उम्मीद कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस को इंसाफ मिलेगा। इसकी सुनवाई 29 मार्च को होगी कोटद्वार न्यायालय में और ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 महीने के अंदर इसमें फैसला आ जाएगा। चलिए फिर हम आपको दिखा रहे थे वारदात। जागरूक रहिए, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।